चैप्टर नंबर 10, चरक सूत्र, महाचतुष्पाद चैप्टर का नाम है। पिछला चैप्टर आपने देखा था खुड्डाक चतुष्पाद। खुड्डाक मतलब स्मॉल और महा मतलब बड़ा। तो कंटिन्यूएशन में है दोनों चैप्टर। चतुष्पाद 16 कलाओं से युक्त है। 16 कलाएं यानी 16 गुण। आपको मैंने चारों के गुण पढ़ाए थे कल, है ना। बीजक के, द्रव्य, फिर जो हमारा रोगी है उसके, और जो परिचारक है, सबके चार चार गुण हैं। तो 16 हो जाते हैं टोटल मिला के। तो चतुष्पाद 16 कला से युक्त होता है। और कला शब्द के बारे में बात हुई है। कला का मतलब होता है गुण, वो भी आप जानते हो। नेक्स्ट देखो, इस चैप्टर में मैत्रेय जो थे एक आचार्य, उनको शंका हुई कि चिकित्सा करना ना करना बराबर है। तो आप बस ये याद रखोगे, चैप्टर नंबर 10 में शंका किसको हुई थी? तो मैत्रेय को हुई थी। ठीक है, एक रेफरेंस दिख रहे हो, परीक्षा कारणों ही कुशला भवंती, कि जो लोग परीक्षा करने के बाद चिकित्सा में तत्पर होते हैं तो वो अपने कार्य में सफल होते हैं। तो रेफरेंस याद रखना है, परीक्षा कारणों ही कुशला भवंती, चैप्टर नंबर 10। बस इतना। आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं सुश्रुत उत्तर तंत्र 66 के, यहां देख पा रहे हो आप। सुश्रुत उत्तर तंत्र 66। तो क्या क्या चीजें हैं? पुरुष 16 कलाओं से युक्त है। प्राण की संख्या एकादश, आपको बता रखा है। आंसर आपको लगाना है प्राण 12, सेकंड प्रायोरिटी है एकादश। कुल रोगों की संख्या तो 1120 रोग, कुल रोग 1120। कुल द्रव्यों की बात करें तो 573, कुल द्रव्य 573 जिनका सुश्रुत ने उल्लेख किया। कलाएं 7। कलाएं फिलहाल के लिए मेम्ब्रेन याद रख लो। आपको शायद एक पॉइंट बताया होगा कि मांस धरा कला कौन सी कला है और कौन सी त्वचा है? सिक्स त्वचा है। हम्म, जिसे श्योर है बिल्कुल वो बोलो, कौन पक्का बता देगा इसका जवाब? है ना, सातवीं त्वचा है और पहली कला। ठीक है, तो याद रखोगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है एक चिकित्सा सूत्र जैसा है, पूछा नहीं जाता यहां से, लेकिन फिर भी देख लो कि न्यूनान धातून पुर्यामा। समझ आ रहा होगा आपको चिकित्सा कैसे करोगे। हमने पढ़ा था कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चिकित्सा क्या है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 16। चरक क्या कहते हैं चिकित्सा क्या है? हम्म, ठीक है, अच्छी बात है ना। तो रेफरेंस तो सही बता दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। यह भी क्रिया भी 16 नंबर पे है और दूसरा श्लोक जो 9th का है। दूसरी बात है कि यह भी क्रिया भी जानते शरीर धातुवा समा सा चिकित्सा विकाराणाम। तो जो हाँ, जो क्रियाएं धातुओं को सम कर दे वो चिकित्सा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, धातुओं को सम कर रहे हैं। तो जो न्यून है, कम हो गई, उनको कह रहे हैं पूर्ण करो, उनको पूरा कर दो। जो व्यतिरिक्त है, बढ़ गई है, ह्रासयामा, उनकी घटा दो उनको। ठीक है। व्याधीन मूल विपर्यण उपचरणता, व्याधि का जो मूल है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके विपरीत हम लोग चिकित्सा करते हैं। और सम्यक प्रकृति स्थापयामा, और प्रकृति को सम्यक रूप से स्थापित कर दो जैसी थी प्रकृति व्यक्ति की। अगला देखो श्लोक, एक और श्लोक लिखा हुआ है। ये जो पहला पॉइंट लिखा है ना ऊपर, एक श्लोक पढ़ाया आपको मैंने, परीक्षा कारणों ही कुशला भवंती, समझो उसी के रेफरेंस में कह रहे हैं। अर्थ विद्या यशो हानि उपक्रोशम असंग्रहम। मतलब क्या है, चिकित्सक के लिए लिखा हुआ है, यो असाध्यम उपाचरित, कि जो चिकित्सक चिकित्सा करने से पहले ये नहीं चेक करता कि रोग साध्य है या असाध्य है। सपोज करो आपने कह दिया मैं ठीक कर दूंगा, और पता चला रोग कोई ऐसा था आप ठीक ही नहीं कर पाए, तो क्या होगा ऐसे चिकित्सक के साथ? तो कह रहे हैं अर्थ विद्या यश सबकी हानि होती है, और कुछ भी संग्रह नहीं कर पाता जीवन में। मतलब संग्रह से समझ लो लोग इकट्ठा करना, है ना। जैसे मैं एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में था, तो उनकी एक बात मुझे अच्छी लगती थी। वो कहते थे कि हम जब चिकित्सक होते हैं ना, और जब कोई कहता है कि कमाने की बात करता है, आप कितना कमा लेते हो, तो कमाने से कभी सिर्फ पैसा मत समझो, है ना। तो आपको जज करना है, आपको डिसाइड करना है, आप कहीं पैसे कमा रहे होते हो, कहीं आप लोगों को कमा रहे होते हो, है ना, कहीं आप यश कमा रहे होते हो, कहीं आप यह है कि अच्छे काम करके दान पुण्य कमा रहे होते हो। तो जगह के हिसाब से कमाना सब कुछ है, पैसा भी कमाना उतना ही जरूरी है, लोग कमाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये वाली चीज है
कि संग्रह नहीं कर पाता व्यक्ति कुछ भी, मतलब अब उसमें सारी चीजें आ गई जो मैंने आपको कहा। तो ये रेफरेंस भी याद रखोगे। तो पहली चीज, परीक्षा कारणों ही कुशला भवन्ति, 10 नंबर चैप्टर का रेफरेंस है। दूसरा, अर्थ विद्या यश हानि होती है अगर आप परीक्षा नहीं करते हो पहले और असाध्य की चिकित्सा करने लगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है व्याधि के दो डिवीजन, यहां देख पा रहे हो, साध्य और दूसरा असाध्य। साध्य के पुनः दो डिवीजन है, सुख साध्य और कृच साध्य। ठीक है, तो सुख साध्य के पुनः 3 डिवीजन कर दिए, अल्प उपाय साध्य, मध्यम उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। ठीक है, कृच साध्य की अगर बात करें, वैसे तो आगे लिखा हुआ है अभी, पर बेसिक अगर मैं बात करूं जो याद रखना आपको, तो वो ये है कि वो सारी व्याधियां जिनकी चिकित्सा शस्त्र, शार, अग्निकर्म, मतलब जिनमें थोड़ा पेनफुल कंडीशन हो कह लो, या पैरासर्जिकल, तो वो सारी कृत साध्य मानी गई। दूसरा, बच्चों की व्याधियां, ओल्ड एज की, गर्भवती स्त्री हो, है ना, महिलाएं हो, तो उनकी व्याधियां भी जनरली कृत साध्य ही मानी गई है। नेक्स्ट देखो असाध्य। असाध्य के दो डिवीजन कर दिए, याप्य और अनुपक्रम में। अनुपक्रम में मतलब जिनके लिए कोई उपक्रम ना बताया जाए, यानी कोई चिकित्सा ना बताई जाए, तो वही नीचे शब्द लिखा हुआ है, प्रत्याख्य। प्रति आख्य यानी अगेंस्ट है, आख्य कहने के, जिसको कहा ना जा सके। ठीक है ना। तो व्याधि दो डिवीजन, साध्य असाध्य। साध्य दो तरह की, सुख साध्य, कृच साध्य। असाध्य दो तरह की, याप्य और अनुपक्रम में। ठीक है, और सुख साध्य के पुनः 3 डिवीजन देखें, अल्प उपाय साध्य, मध्यम उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। अब एक और श्लोक लिखा हुआ है इसी चैप्टर के अंदर, लिखते हैं विकल्पो न त्वे असाध्या नाम। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि असाध्य का क्या विकल्प है, तो आप ये कुछ भी समझ लो, विकल्प मतलब समझ लो कि असाध्य को कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर समझ लो असाध्य के और क्या भेद हो सकते हैं। तो कह रहे कुछ नहीं, असाध्य एक वर्ड है अपने आप में, कहते हैं ना वो मूवी थी अमिताभ बच्चन की कि ना का मतलब ना, तो बस एक वर्ड है, विकल्पो ना तो असाध्य नाम, कि ना कह दिया तो ना। असाध्य का कोई विकल्प नहीं होता, बिल्कुल याद रखना। आएगा श्लोक का वर्ड आएगा सीधा कि असाध्य के विकल्प है, तो आपको लिखना है नन, शून्य, कोई नहीं। आगे देखते हैं। अब देख लो, वैसे तो यहां लिखे हुए हैं सुख साध्य रोग कि उनकी क्या पहचान है, कृच साध्य रोगों की क्या पहचान है, याप्य रोग कौन से हैं, और क्लियरली प्रत्याख्य रोग कौन से हैं। लेकिन अगर इनको ना भी पढ़ो, तो आपका जनरल सेंस आपको बता देना चाहिए कि जवाब क्या होगा यहाँ पे। जैसे मैंने कहा सुख साध्य, तो मैं आपसे बोलूं कि भाई कोई पेशेंट है, उसको मान लो हार्ट अटैक आ गया अभी, लेकिन कहाँ पे आया कि वो अपोलो हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हुआ है ना, कार्डियक डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पे उसे आ जाए, तो आपको क्या लगेगा, वो बच जाएगा या नहीं बचेगा? एक जनरल सेंस अगर मैं पूछूं, यही बोलोगे ना, बच जाएगा। तो वहां तो सब कुछ मिल जाएगी उसको, सुविधाएं, है ना। वही चीज है, मैंने कहा कि भाई पेशेंट है, डॉक्टर की सारी बातें मान रहा है, दवाई अच्छे से काम कर रही है, शरीर अच्छा है ना, नर्सिंग स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें सुख साध्य की हो गई। तो सिर्फ रीडिंग लगा लो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सेंस से निकाल लेना आंसर। तो कह रहे हेतुवा पूर्व रूपाणी रूपाण्य अल्पानी यस्यश्च, कि जिस व्याधि के हेतु, पूर्व रूप, रूप, ये सब कम मात्रा में हो, बहुत थोड़े बहुत लक्षण आए। कि कोविड हुआ किसी को, पता भी नहीं चला, ऐसा लगा हल्का सा जुकाम हुआ मुझे, और वो ठीक भी हो गया, पता भी नहीं चला उसको। कह रहे नाचा तुल्य गुणो दुष्यो ना दोषा प्रकृति भवेद, कि ऐसा नहीं हो कि कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति हो और कफजी कोई व्याधि हो जाए उसको, है ना, तो मुश्किल है ठीक करना, अदरवाइज आसान है। गतिर एक हो नवत्वम, कि रोग नवीन हो, एक मार्ग की गति हो रोग की, ऐसा ना हो कि वमन के थ्रू भी दोष आ रहे हैं, विरेचन के थ्रू भी आ रहे हैं, मतलब 2 मार्ग से भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोग की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उपद्रव, एक दोष की वजह से उत्पन्न रोग हुआ हो, देह ऐसी हो सर्व औषध क्षमा, कोई भी मेडिसिन दे दो उसको सहन कर सके, है ना। कई बार सुनते होगे कि ऑपरेट कराने गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर का कहना है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है ना, या फिर डॉक्टर ने कह दिया कि ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अभी ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसा पेशेंट ना हो, तो देह ऐसी हो सभी औषधियों को आराम से सहन कर ले। चतुष्पादो उपपत्तिश्च, चतुष्पाद जो अच्छे से काम कर रहा हो अपना, तो इसको याद रखोगे। आगे एक अपवाद दे दिया, ये जनरल था कि भाई ऐसे रोग जो होते हैं साध्य होते हैं। इन नियमों को आप नॉर्मली समझ लोगे, लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जो इन नियमों का अपवाद है। जैसे ये श्लोक लिखा हुआ है मधुकोश का नीचे, वाग्भट में भी है, अष्टांग संग्रह में, और मधुकोश जो टीका हम पढ़ते हैं माधव की, वहां भी है। लिखते हैं ज्वरे तुल्य ऋतु,
दोषत्वम, प्रमेह तुल्य दोषता, रक्त गुल्मे पुराणत्वम, सुख साध्यस्य लक्षणम। तो ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम, तो ज्वर के तुल्य ऋतु और दोष हो तब भी वो आसानी से ठीक हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि मान लो पैतृक ज्वर है, इनके कहने का मतलब बता रहा हूं मैं क्या है, कि पैतृक ज्वर है मान लो, और वो शरद ऋतु में हो जाए, तो ये कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक। जबकि शरद में पित्त का प्रकोप होता है। इसी तरह मान लो कफज ज्वर है और मान लो आप बसंत में हो जाए, तो इन कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन वातिक में ऐसा नहीं है, वो अलग का एक पॉइंट है। फिलहाल तो आप बेसिक याद रखो, इसका मतलब ये निकल के आता है। दूसरी बात करें प्रमेय में, प्रमेय तुल्य दोषता, आप देखोगे जब प्रमेय आपको पढ़ाऊंगा तो 20 प्रकार के प्रमेय हैं, उनमें 10 प्रमेय जो होते हैं वो कफ दोष की वजह से होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रमेय में आपके हिसाब से कौन सा दोष होता है मेनली, तो कौन सा दोष होता है? कफज ना। और अगर मैं दुष्य की बात करूं तो दुष्य क्या होता है उसका? मेद, है ना। मेद में भी कौन सा वाला मेद होता है? अबद्ध मेदस, ठीक है, अच्छी बात है। तो वो वाला मेद जो बॉडी में फ्रीली मूव करता है, एक मेद तो है जो लगा हुआ है अपने स्ट्रक्चर कहीं पर फिक्स्ड है, और एक ऐसा जो फ्रीली मूव कर रहा है ब्लड के साथ। तो ये जो होता है रेजिस्टेंस पैदा करता है इंसुलिन के लिए, उसे काम नहीं करने देता, अबद्ध मेदस। तो अब अगर हम देखेंगे प्रमेय कफज रोग है, मेद की दृष्टि हो रही है, ठीक है। बेटा किसी की माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लोगे? अच्छा शिवांगी, माइक ऑफ रखेंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि प्रमेय मेनली मेद की दृष्टि से होने वाला रोग है, और हम बात कर रहे हैं कफ की वजह से होता है। और मान लो कफज ही प्रमेय हो जाए तो वो आसानी से ठीक होने वाला है। आप पढ़ोगे आगे चल के कि 10 जो कफज प्रमेय है वो सुख साध्य है, इजीली ठीक हो जाता है, उनमें ज्यादा समस्या नहीं है। मुश्किल है पित्त वालों में, और उससे भी मुश्किल है वात वालों में। वात वाले तो साध्य कह दिए गए, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल तो समझ लो सिर्फ इसका मतलब क्या है। तो ये भी अपवाद हो गया प्रमेय। नेक्स्ट देखो, रक्त गुल में पुराणत्वम, सुख साध्य से लक्षणम। अब मैं आपसे कहूं कोई व्याधि भाई बहुत क्रोनिक हो गई, इस बीमारी को बहुत टाइम हो गया, तो माइंड में ऐसा लगेगा ठीक नहीं होगी, इतनी पुरानी हो गई। लेकिन जो रक्तज गुल्म है वो अपवाद है। रीजन क्या है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ एक नैगमेश रथ, एक कंडीशन पढ़ाई होगी जिन लोगों ने मॉर्निंग बैच किया है, तो आपने वहां एक कंडीशन देखी होगी कि होता क्या है कि हमें डाउट हुआ कि प्रेगनेंसी है, लेकिन जब देखा जाता है तो अंदर गर्भ नहीं होता, सिर्फ ब्लड होता है मतलब। तो लोग उसको कह देते हैं कि भाई नैगमेश रथ है। या फिर मान लो ये कंडीशन आगे तक ले जाते हो आप, 9 महीने तक पूरा ले गए आप, 8 महीने के ऊपर तक ले गए, जो प्रेगनेंसी का टाइम है नॉर्मल, फिर देखते हो तब भी गर्भ नहीं मिलता, तो अंदर सिर्फ ब्लड है। अब बात क्या है, सपोज करो ये गुल्म ना होता, ये गर्भ होता, और आप सिर्फ चेक करने के नाम पे आप 3-4 महीने में, उस जमाने में जब ये लिखा गया होगा, सोचो आप क्या करते हैं, आप उधर पाटन कर दिया आपने, एलएससीएस कर दी मान लो, यार कोई भी आप सर्जरी करने गए, देखा आपने, देखा अंदर सच में गर्भ है, तो कंडीशन अच्छी नहीं है ना, आप चेक नहीं कर सकते। अब मान लो पेशेंट आया आपके पास 9 महीने बाद, आप बड़े श्योर हो कि भाई ठीक है प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो चुका, बच्चा होगा तो डिलीवर कर लेंगे, बच्चा नहीं होगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है। समझ गए ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। रक्तज गुल्म इसलिए पुराना होने के बाद अच्छा माना गया कि उसको ठीक करना आसान है अब हमारे लिए। तो ये तीनों रोग अपवाद हैं, ज्वर, प्रमेह और रक्तज गुल्म। तो इनके अपवाद जो है वो याद रखोगे आप। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहीं पर लिखा हुआ है कि ये तो मधुकोश का श्लोक है, अगर अष्टांग संग्रह का होता तो लास्ट में लक्षणम शब्द की जगह हेतवा शब्द लिखा होता है, यहाँ लक्षणम की जगह हेतवा। नेक्स्ट देखो कृच्छ साध्य रोग, बता ही चुका हूं मैं आपको, गर्भिणी, वृद्ध, बालक अधिक उपद्रव से पीड़ित ना हो, उपद्रव हो थोड़े बहुत लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, शस्त्रशार अग्नि, इनसे साध्य रोग हो, ठीक है। आनवम की बिल्कुल नवीन रोग ना हो, थोड़ा पुराना हो चुका हो। कृच्छ देश, ऐसी जगह हो जहां उस रोग को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो। कह रहे एक ही पथ का रोग हो लेकिन चतुष्पाद जो ठीक से काम ना करे, थोड़ा बहुत समस्या है कि मान लो मेडिसिन नहीं मिल रही, कि चाहिए था कोई और पेन किलर, जीरोडोल चाहिए थी एथिकल, लेकिन मिल रहा है कुछ और, किसी और कंपनी के जेनरिक डाइक्लो दे दी, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। द्विपथम न अतिक्रांतम व द्विदोषम, कि दो ही दोषज रोग हो और चिकित्सा को अतिक्रांत ना करे, मतलब ऐसा ना हो गया और रोग कि भाई अब चिकित्सा नहीं हो सकती इसकी, तो समझ में आना चाहिए। बाकी चीजों पे सवाल नहीं आएगा इसमें, पूछेगा यही गर्भिणी वृद्ध बालक के रोग और शस्त्रशार अग्निकर्ण साध्य रोग
किस में आते हैं? तो कृच्छ आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ याप्य रोग। तो याप्य रोगों का बेस्ट एग्जांपल है प्रमेह। मतलब क्या होता है याप्य रोगों का? कि जब तक चिकित्सा की तब तक व्यक्ति ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लापरवाही करता है तो रोग बढ़ जाता है, यानी रोग पूरी तरह से ठीक नहीं होता। ठीक है, आप जैसे ही लापरवाही करोगे खाने पीने में, वो रोग दोबारा से बढ़ जाएगा। तो अब देख लो। तो कह रहे हैं शेषत्वाद आयुषो याप्यम साध्यम पथ्य सेवया लब्धा अल्प सुखम अल्पेन हेतु नाम आशु प्रवर्तकम। समझ गए कि आयु के शेष रहने पर वो रोग जो पथ्य का पालन करने पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन लब्धा अल्प सुखम कि थोड़ा बहुत ही आपने लापरवाही कर दी तो क्या हो जाते हैं? आशु प्रवर्तकम, दोबारा से बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। प्रमेह के पेशेंट देख लेना, उनमें क्या होता है कि आज ठीक है, 2 दिन बाद फोन आता है, अरे सर मैंने शुगर कराया तो बढ़ा मिला, है ना। और फिर खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, अरे सर परसों 350 था, आपने जब से दवाई दी है तो एकदम से कम हो गया, 150 आ गया। तो ऐसे वाले होते हैं वो। ठीक है ना। आगे देखो, ये लाइन जो है नेक्स्ट वाली, ये कंफ्यूज करती है लोगों को, तो इसको ध्यान से देख लेना। गंभीरम बहुधातुस्थम मर्म संधि समाश्रितम। गंभीरम बहुधातुस्थम मर्म संधि समाश्रितम, कि गंभीर रोग है, बहुत सारी धातुओं को इन्वॉल्व कर लिया उसने, और मर्म और संधि इनको आश्रय बना के, मतलब बना हुआ है रोग बॉडी के अंदर। तो ये याप्य रोग के लिए कहा गया, प्रत्याख्य रोग के लिए नहीं कहा गया। लोग अक्सर इसको प्रत्याख्य में लगा देते हैं। तो याद रखना, ये याप्य रोग की लाइन है गंभीर वाली। कहीं सोचो कि सबसे गंभीर मतलब प्रत्याख्य होगा, तो ऐसा नहीं है। गंभीरम बहुधातुस्थम मर्म संधि समाश्रितम, बिल्कुल याद रख लोगे। कह रहे नित्य अनुशयनम रोगम दीर्घ काल अवस्थितम विद्या दोषम, कि ऐसा रोग है जो लंबे समय तक बना रहता है, दीर्घ काल तक व्यक्ति के साथ बना रहता है। तो ये याप्य रोग है, और कुछ खास नहीं है। लास्ट है प्रत्याख्य रोग। तो प्रत्याख्य में देख लो, कह रहे हैं 3 दोषों की वजह से उत्पन्न होने वाले। क्रियापथम अतिक्रांतम, कि आप कह देते हो कि भाई अब कोई फायदा नहीं होने वाला चिकित्सा से, मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है, तो जब उस लाइन पे पहुंच जाता है रोग तो मतलब ठीक नहीं होगा, प्रत्याख्य है। सर्व मार्ग अनुसारण, पूरी बॉडी में चला गया। कैंसर को ही मान लो कि मेटास्टेसिस हो जाए, तो आप जानते हो उसके बाद कंडीशन क्या हो जाती है ना। जब तक वो मेटास्टेसिस नहीं हुई है तो ठीक है, आप सर्जरी कर दो, है ना, निकाल दो उस हिस्से को, लेकिन उसके बाद एक बार जब वो फैल जाएगा फिर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कह रहे हैं अरिष्ट के साथ आया रोग, तो अरिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो अरिष्ट तो होता ही है, नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, कुछ नहीं कर सकते अब आप। भिज्जा प्राक परिक्षेप विकाराणाम स्वलक्षणम, तो कह रहे हैं सबसे पहले चिकित्सक को विकार की परीक्षा करनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पेशेंट आपके पास आए, किसकी परीक्षा करोगे? रोगी की, विकार की, दोनों की, ऐसा कुछ भी दे दे तो याद रखना सबसे पहले परीक्षा किसकी करनी है? रोग की। ठीक है, विकार की परीक्षा करनी है कि ऐसा रोग तो नहीं भाई इसकी चिकित्सा होती नहीं है, मैं फालतू में इसमें लग जाऊं चिकित्सा करने और मुझे अपयश मिले बाद में। तो इसका भी रेफरेंस याद रखोगे। इस चैप्टर में 2-3 रेफरेंस आए बहुत जरूरी। एक तो रोगों का डिवीजन आपने यहाँ पढ़ा, ये पूछ लेता है रोगों का डिवीजन कहाँ बताया। दूसरा ये वाला श्लोक कि पहले विकार की परीक्षा करो। इसके अलावा ये परीक्षा कारणों ही कुशला भवंती, प्रीवियस पेज पे, और अर्थ विद्या यशोहानि, तीनों श्लोक का रेफरेंस बिल्कुल आपको याद रखना है किस चैप्टर में बताए गए हैं। आगे देखेंगे, चतुर्विद विकल्पाश्च व्याधिया, कह रहे हैं व्याधि के चतुर्विद विकल्प होते हैं। तो आपने जो 4 भेद पढ़े वो चारों, ये सुख साध्य है, कृत साध्य है, याप्य है और अनुक्रम है। तो चतुर्विद विकल्प है व्याधि के।